नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मैं हूं दिवाकर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 10 का जनजातियों के टॉपिक के अंतर्गत भील जनजाति। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति का सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा है कि जनजातियों की लगभग जनसंख्या मध्य प्रदेश में 2011 के अनुसार 1.53 करोड़ है, जो कि प्रतिशत में देखें हम तो 21.10 या फिर 21 के आप अराउंड मान सकते हैं, क्योंकि हर 5 में से एक व्यक्ति जनजाति का है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात होती है कि भील जनजाति जो है या भील ट्राइब जो है, उसकी जनसंख्या इस 1.53 करोड़ में से लगभग लगभग 59 लाख है। तो आप समझ सकते हैं 43 जनजातियां हैं, उसमें से एक जनजाति की संख्या लगभग 60 लाख आ रही है और टोटल इनकी जनसंख्या है लगभग 1.5 करोड़। तो इतना बड़ा हिस्सा जब भील जनजाति के पास है तो सबसे पहले हम उसी से शुरू करते हैं और आइए अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको साइड में पिक्चर में दिख रहा है कि ये धनुष बाण और तरकश है, तो यहाँ पर जब भील जनजाति का शब्द समझ में आता है तो शब्द की उत्पत्ति हम देखते हैं। तो शब्द की उत्पत्ति होती है संस्कृत के भिल, जिसका अर्थ होता है भेदना। क्या अर्थ होता है? भेदना। आपको बहुत जगह बहुत से अर्थ मिलेंगे, लेकिन ये जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है लेक्चर में भी एज वेल एज पीडीएफ में, इसका सोर्स हिंदी ग्रंथ एकेडमी और जितने भी गवर्नमेंट के पब्लिकेशन हाउस हैं वहां से है, क्योंकि आपको ऑथेंटिक सोर्स की ही जरूरत रहती है परीक्षा के अंदर। वही आफ्टर ऑल लास्ट में क्या माना जाता है? सही माना जाता है। अब देखते हैं दूसरा, यहां पर एक रेफरेंस आता है द्रविड़ भाषा का शब्द बील। तो द्रविड़ भाषा का शब्द बील आ जाएगा और एक और आएगा तमिल भाषा का शब्द। तमिल का शब्द आता है बिल्लूवर। क्या आता है? बिल्लूवर। तो ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, भेदना, बील, बिल्लूवर, ये जो भी शब्द आ रहे हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है भील जनजाति से। भील अपने आप को कनेक्ट करके चलते हैं यहां से। अब देखते हैं इनका अर्थ क्या होता है। तो जो बील शब्द है, बील का अर्थ होता है कमान। क्या होगा? कमान। कमान क्या होता है? तो जनरली आप ये जो धनुष देख रहे हैं, इसमें ये जो रस्सी जैसा है, ये क्या है? कमान है। और पूरे धनुष को भी कहीं कहीं कमान बोलते हैं। तो ये कमान धनुष को प्रदर्शित करता है। अब जब धनुष होगा तो उसमें चलाने के लिए या फिर संधान करने के लिए बाण होंगे, और उसको हाथ में पकड़ने या फिर कंधे पर टांगने के लिए तरकश होगा। तो ये सारी चीजें हमने, अगर आपने रामायण टीवी पर देखी है तो वहां से आप कोरिलेट कर पाएंगे, और बहुत सारे सीरियल्स में ये सारा दिखाया गया है। इसके अलावा आप अगर इतिहास में और देखेंगे तो आपको विहिल विहिल राजवंश मिलेगा। विहिल का अपभ्रंश होके भिल्ल हो गया, और यही भिल्ल कहलाए बाद में भील। जो आपका मेंस में गर्द भिल्ल जुड़ा है, वो भील भी अपने आप को यहां से जुड़ा हुआ मानते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है बैक ऑफ द माइंड, कि हमको अगर ऑप्शंस में बिल, बिल्लूवर, बील, भिल, गर्द भिल, विहिल मिल जाए तो ये शब्द कहां से आ रहे हैं? ये शब्द भील जनजाति की उत्पत्ति वाले शब्द माने जाते हैं, जिसका सामान्यतः अर्थ माना गया है कमान या फिर धनुष। ओके, तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि कैसे हम इस भील जनजाति को, देखो जहां से भी आपका जो भी नाम रहता है तो कुछ उसका अर्थ रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी नाम रख लिया, घर वालों ने नाम रख दिया तो उसका कुछ अर्थ नहीं हो। तो वही हमको यहां पर भी समझने की कोशिश करना है। अब हिस्ट्री के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महाभारत काल में भी जब हम महाभारत देखते हैं तो वहां पर एक धनुर्धर आते हैं जिनसे अर्जुन प्रभावित होते हैं। अब वो कहानी आपको पता होगी, इनका नाम क्या था? एकलव्य। कि वो अपना अभ्यास कर रहे होते हैं और कुत्ता भौंकता है तो वो कुत्ते के मुंह में इतने बाण भर देते हैं बिना उसे घायल किए, और अर्जुन इसे देख के क्या रह जाते हैं? एकदम विस्मित हो जाते हैं या फिर चमत्कृत हो जाते हैं या फिर अमेज्ड हो जाते हैं कि आफ्टर ऑल ये ऐसे कौन सा धनुर्धर है जो मुझसे श्रेष्ठ है। तो हमको याद रखना है एकलव्य कौन थे? तो भील जनजाति थे। अब हम देखें रामायण के रचयिता कौन है। रामायण जो कि संस्कृत भाषा में है, उसके रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि थे। अब वाल्मीकि जी के बारे में भी बताया गया है कि ये वास्तव में कौन थे? भील ही थे। इनका नाम क्या था? वालिया। वालिया से अपभ्रंश होके क्या हुआ? वालिया से अपभ्रंश होके वाल्मीकि पड़ गया। क्या पड़ गया? वाल्मीकि। कहां से आया है ये?
वाल्मीकि आया है वालिया से। और वालिया कौन थे? तो वालिया आपको याद रखना है कौन थे वालिया, तो भील थे। यहां से ये आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो एक क्या आता है हमको महाभारत, और एक क्या आएगा? तो रामायण। इसके बाद आप और देखेंगे तो यहां पर एक भील में उप जनजाति रहती है भिलाला। अब भिलाला अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। तो राजपूतों का वंशज में अभी आप देखेंगे उदयपुर के सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप हुए हैं। तो महाराणा प्रताप से ये लोग अपने आप को कनेक्ट करके चलते हैं। अब इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है अकबर की सेना के विरुद्ध, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक राणा पुंजा थे, मतलब पुंजा भील थे। तो उन्होंने महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी में बहुत मदद की थी, जिससे प्रभावित होकर इन्हें राणा की उपाधि दी थी। और जो मेवाड़ का राजकीय चिन्ह है वहां पर राणा पुंजा जो भील थे उनको राणा की उपाधि मिली है, और उसमें वो एक तरफ लोगों में या फिर राजकीय चिन्ह में दिखाई भी देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो कथा सरित सागर एक ग्रंथ मिलता है जिसकी रचना सोमदेव ने की है। आपको याद रखना है ये जो सारे फैक्ट मैं बता रहा हूं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां से अब देखो ये अगर मान लो भील से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका सेकेंड यूनिट में दूसरी यूनिट से क्या क्वेश्चन आएगा? कथा सरित सागर के रचयिता कौन है या फिर रचनाकार कौन है? तो हमको याद रखना है सोमदेव। अब जब हमने ये पॉइंट याद कर लिया तब हम उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज याद रख लेंगे कि यहां पर भी भील शब्द का पहली बार रिटन में क्या आया है? एक प्रूफ आया है, ठीक है। जो इसके पात्र गुंधप्पा थे कथा सरिसागर नाटक के अंदर, इनमें पात्र थे गुंधप्पा, तो उसमें भी भील का यूज हुआ है। तो इतने सारे हमको फैक्ट्स मिलते हैं। अब इसके पीछे एक कहानी और आती है कि शंकर जी जब कहाँ रहते हैं? कैलाश पर रहते हैं, यही हम मानते हैं। देखो महाभारत में आ गया भील, एकलव्य। अब जब शंकर जी थे तो उनका प्रिय बैल कौन है? जैसे हम नंदी बोलते हैं तो नंदी थे। अब इनकी जो पुत्र थे उन्होंने नंदी को बोल सकते हैं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली या फिर किसी भी कारण से उनकी हाथों नंदी की मृत्यु हो जाती है। तो शंकर जी गुस्से में आकर श्राप दे देते हैं कि तुम लोग जाकर क्या करो? जंगलों में बसो। अब जो ये शंकर जी के पुत्र थे जंगलों में बसने का इन्हें श्राप मिला, तो यही लोग लेटर ऑन क्या कहलाए? भील कहलाए। इसीलिए आप देखेंगे तो ये लोग अपने को महादेव से भी कनेक्ट करते हैं। अब आप यूनिट 10 के अंतर्गत जितनी भी जनजातियों के लेक्चर्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे, आप एक बात कॉमन चीज देखेंगे वहां पर क्या है? महादेव से सारे लोग को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इतना इनका इंट्रोडक्शन या फिर बोले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का हो गया है, शंकर जी का हो गया, और ये सारे हो गए। अब यहाँ पर ये लोगो देखें आप, राजकीय चिन्ह। यहाँ पर सिसोदिया वंश के महाराणा हैं, ये सूर्य। और ये देखें आप राणा पुंजा भील, जिनके हाथ में क्या है? कमान है, मतलब धनुष है। और भीलों का नाम कहां से आ रहा है? तो यही बील, बिल्लूवर और भिल्ल से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब याद रखने में होप आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम है कि विश्व में बहुत से मानव परिवार समूह पाए जाते हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलाइड हैं, निग्रोइड हैं, और कौन सा है? और भूमध्य सागरीय होते हैं, कॉकेशस होते हैं। तो इसी में से जो ऑस्ट्रेलाइड है इसमें एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड सब कैटेगरी है। तो इनका मानव परिवार समूह क्या रहेगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रहेगा। अब ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होते हैं, अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब पृथ्वी पूरा एक मतलब बोले खंड के रूप में थी, तब इसमें जब विभाजन हुआ प्लेट विवर्तन की, और बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं हम, तो उसके द्वारा जो गोंडवाना लैंड था वहीं से आप देखोगे गोंडवाना लैंड से ही क्या बना है? प्रायद्वीपीय भारत बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, मेडागास्कर है, ठीक है। तो ये जब सारे एक से बने हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जनजातियां भी एक सी पाई जाती हैं, ठीक। तो ये हमको कोरिलेट कर लेना है। इनका स्रोत क्या है? देखो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी हैं, मध्य भारत में राजमहल पहाड़ियों से लेकर अरावली तक बसे हुए हैं, जिसमें से देखें मुख्य मुख्य जनजातियां संथाल, भील, गोंड, मुंडा, उरांव संबंधित हैं। अब ये बताया किसने है? तो हटन नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने ये बताया है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र। तो देखो भीलों का हमें पता है भौगोलिक क्षेत्र क्या है? पश्चिमी मध्य प्रदेश है। इसको याद रखने में बहुत ज्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। जिले भी हमको पता है, धार में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन देखें परसेंटेज पर, तो हमको अलीराजपुर झाबुआ मिल जाएगा। तो ये हमको बहुत आसानी से याद है। अब मेन फैक्ट क्या आता है कि आपका राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। यहां पर हमको एक चीज ऐड क्या करना है? महाराष्ट्र, MH।
तो ये 3 स्टेट्स तो हमारे जो हैं यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो है वो भी क्या है, भील जनजाति का निवास स्थल माना जाता है। अब आपने अगर न्यूज फॉलो करते हैं तो आज से 2 साल पहले आपने एक खबर सुनी होगी किसके विषय में, कि भीलों ने भील प्रदेश की मांग की। उन्होंने भील प्रदेश की मांग की। अब भील प्रदेश किसको मिला के बन रहा था, तो एमपी, राजस्थान और गुजरात। मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं राज्यों के नाम के, होप आपको समझ आ रहा होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके कुछ हिस्सों को मिलाकर क्या हुआ है, तो भील प्रदेश हुआ है। ठीक है, हुआ है मतलब उन्होंने अपना पुराना किंगडम रिवाइव करने के लिए मांग की है। किसने, भील जनजाति के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी लोग हैं। अब आगे देखें, उपजातियां। यहां से क्वेश्चन मेंस में भी आया है, प्री में भी आपसे पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्री में भी पूछा जा सकता है आपसे कि उपजातियां कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी रहेगी, तो भिलाला रहेगी। अब भिलाला के विषय में आता है कि ये लोग सबसे सुंदर होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे सुंदर। सबसे सुंदर कौन है, तो भिलाला है। और भीलों के विषय में क्या है, तो ये रंगीन जनजाति है, आपको याद रखना है। इनके विषय में क्या बोला जाता है कि नृत्य और गीत इतना ज्यादा फेमस है कि इनके लिए बोलते हैं कि चलते हैं जब ये लोग तो वो नृत्य है, और बोलते हैं तो वो क्या है, गीत है। आपको याद रखना है। इसके अलावा उपजातियों में देखें तो बारेला, पटरिया, रात, रथियास, बैगास, ये सारे कुछ भी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख पर्व में इनके देखें तो भगोरिया आता है, बहुत ज्यादा फेमस है। अभी हाल ही में होली का त्योहार निकला है, तो ये होली के त्योहार के पहले चलता है भगोरिया हाट, भगोरिया उत्सव, भगोरिया मेला। ठीक है, पर्व के अंतर्गत आएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो भगोर देवता से माना जाता है। अब भगोर देव कहां पर हैं, तो भगोर देव राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात के बिल्कुल लगा हुआ है। मध्य प्रदेश और गुजरात को आप माने तो गुजरात के अंतर्गत दाहोद है। आप लोगों में से कई ने सुना होगा, गुजरात के अंतर्गत दाहोद है। तो दाहोद में ये भगोर देव से अपने आप को भगोरिया इनका नाम आता है। ठीक है, इसके बाद चलवाणी या फिर चलावणी यात्रा इनके प्रमुख पर्व आ जाते हैं। आगे देखें, गल पर्व। अब ये गल देवता के सम्मान में गल पर्व मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि उसने क्या बोला है, जनजातियों की विरासत, संस्कृति, पर्व, तीज त्योहार और इनकी बोली, ये सारा कुछ हमसे वो पूछ सकता है। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रकाशन, तो ये पूरी यूनिट में आपको दिया है। एमपी एग्जाम अकेडमी के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको ऑथेंटिक मटेरियल दिया जाए और आपकी अधिक से अधिक सहायता की जाए फाइनल सिलेक्शन में। हमें केवल ऐसा नहीं करना है कि प्री निकाल ली और बहुत खुश हो गए। ठीक है, फाइनल सिलेक्ट होना है। अब देखो, गल पर्व, होली के दूसरे दिन भील के गांव में गल भरने की प्रथा होती है और गल देवता के सम्मान में मनाते हैं। भीलों का सबसे बड़ा मनौती पर्व है, गल देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, मनौती पर्व मतलब क्या होता है, मान्यता, जो भी हम मानते हैं ना, कई आपने देखा होगा, ये हमने मान्यता मानी थी, हम उस मंदिर गए, फिर हमने यहाँ पर ये किया, तो ये मनौती का पर्व होता है। आप देखें नवई पर्व। नवई पर्व में क्या है, नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्योहार है। तो अपने जो भी रहते हैं देवता, उनको अर्पित करते हैं नया अनाज। और क्या करेंगे, जिसमें मूंग, मक्का, दूधी आदि के दाने आ जाएंगे और भील अनाज को पकाकर खाते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर इनका सबसे प्रिय खाद्य में क्या आएगा या फिर पेय में, तो मक्का की रावड़ी आएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम करंट की बात करें तो जो श्री अन्न वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें मोटे अनाज आते हैं, लेकिन याद रखने वाली क्या बात है कि श्री अन्न के अंतर्गत जितने भी कैटेगरी किए गए हैं उसमें मक्का नहीं आता है। ऑल दो मक्का मोटा अनाज है, लेकिन उसको इतना ज्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ट्रेडिशन में है। लेकिन कोदो कुटकी को देखें हम, तो ये इतना ट्रेडिशन में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें गढ़ पर्व। ये होली के बाद, जब हिंदू माह आप देखें तो होली के बाद क्या आता है, फाल्गुन के बाद चैत्र आ जाएगा। ठीक है, तो होली के बाद चैत्र के महीने में मनाया जाएगा, जिसमें हम बोलते हैं संवत्सर, जिसमें शक संवत प्रारंभ होता है, जिसमें हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी मानते हैं इसे। अब देखें, गढ़ पर्व जो है वो शौर्य का प्रतीक होता है और जो झाबुआ स्टेट के राजा महाराजा रहे हैं उनके समय से आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद आता है बाड़ी पर्व। ये वर्षा के आह्वान से संबंधित है, मतलब कि क्या है, इंद्रदेव को हमको प्रसन्न करना है, ताकि क्या होगा, इससे पानी बरसेगा। उसके बाद क्या होगा, पानी बरसने से होगा हमारी अच्छी फसल होगी, भूमि में पानी की कमी नहीं होगी। आगे देखें, प्रमुख नृत्य।
अब यहाँ पर सबको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो भगोरिया है, डोहा है, बड़वा, घूमर। घूमर कहाँ है मेनली? तो घूमर राजस्थान में आपको मिलेगा, राजस्थान के जो भील रहते हैं वो करते हैं। इसके बाद गौरी नृत्य भी यहाँ पर फेमस है। और आपको याद रखना है, प्रत्येक पर्व के दौरान भील लोग क्या करते हैं? गरबा करते हैं। ठीक है, गरबा करते हैं। गरबा कैसे होता है? तो गरबा तालियों से होता है। और डांडिया कैसे होता है? तो वो स्टिक से होता है। हमको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि ये क्या अंतर है। आगे देखते हैं गहर नृत्य। तो गहर नृत्य कब होगा देख लेते हैं। होली के अवसर पर गहर नाच का आयोजन किया जाता है। उसके बाद आएगा डोहिया या फिर डोहा, तो यह भी भगोरिया हाट में किया जाएगा। अब आप देखें इनका मेन जो नृत्य हो रहे हैं, जो भी पर्व हैं, वो होली से ज्यादा संबंधित हैं। जिसमें भगोरिया है वो भी होली के पहले है, भगोरिया हाट में डोहिया होगा, होली के अवसर पर गहर होगा। ठीक है, होली के बाद गढ़ पर्व आ जाएगा। तो आप देखें सब आसपास कहाँ पड़ रहे हैं? तो होली के ही पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इनकी समाज की बात करते हैं। अभी हमने इनके पर्व देख लिए, नृत्य देख लिया, ठीक है, इनकी स्थिति देख ली। अब समाज देखते हैं, समाज में कौन प्रधान होता है, कौन कैसा क्या व्यक्तिगत काम होता है। अब देखते हैं प्रमुख देवता राजा पंथा है। आपको याद रखना है भील के कौन से हैं प्रमुख देवता? तो भीलों के प्रमुख देवता हैं राजा पंथा। ये हमेशा इतना ज्यादा फैक्ट याद रखना है, बहुत कॉमन है। आई होप याद होगा आसानी से। अब देखते हैं बाप देव किसे कहते हैं? तो इंद्र देवता को। जो ये वर्षा का आह्वान के लिए युवक युवती पूजा कर रहे थे, ये बाप देव की करते हैं, इंद्र देव की। आगे देखें कुहाजा देव। ये गाय बैल जो होते हैं, इनके पालतू पशु खेती में, और दुधारू पशु गाय है, तो ये बीमारी से इनकी रक्षा करते हैं, कुहाजा देव। इसके बाद गल देव, जिसमें गल पर्व मना रहे थे, तो ये नरसिंह भगवान जो होते हैं, नरसिंह देव, ये इनकी पूजा होती है। अब देखते हैं व्यक्तियों पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहले किसी भी समाज में प्रमुख देवी देवता आते हैं, उसके बाद फिर व्यक्ति आते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे भी मान सकते हो कि व्यक्ति होंगे तभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे, वो भी बात सही है, लेकिन हम लोग कैसा सीक्वेंस में देख रहे हैं, तो आगे देखते हैं। अब भील समाज के सबसे ज्यादा पवित्र व्यक्ति कौन है? तो वो होते हैं भगत, बदवो और मड़वी या फिर मदवी। औषधि और उपचार करने वाला कौन होता है? तो औषधि उपचार करने वाला होता है पुजारो। इसके बाद भील गांव का प्रशासन कौन देखेगा? तो कोटवार देखता है। कोटवार का काम क्या होता है? कोटवार का काम होता है चौकीदारी करना। क्या होता है? चौकीदारी। वर्तमान में भी कोटवार सबसे निचली इकाई है प्रशासन की, चौकीदारी करता है। और क्या करता है? पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार मतलब क्या? डाकिए का काम। ठीक है, कोटवार मतलब नगर कोट जो रहता है, नगर का परकोटा, उसका रक्षक कौन होता है? तो कोटवार होता है। ये आपको हर जनजाति में मिलेगा और अभी भी हर गांव में ये आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखें पूजा और झाड़ फूंक करने वाला, तो भोपा। अब आप उससे याद रख सकते हैं कि हम पूजा में क्या बजाते हैं? घंटी बजाते हैं, घंटे बजाते हैं, और भोंपू बजा देते हैं, तो उससे भोंपू से भोपा आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि लिखिंदर या फिर लेखेंद्र, लिखिंदर या फिर लेखेंद्र किससे संबंधित है? तो ये लेखेंद्र या फिर लिखिंदर पिथौड़ा चित्रकला करने वाले चितेरे होते हैं। इनका बहुत सम्मान किया जाता है और इन्हें बुलाते हैं तो बाकायदा राशि भी दी जाती है और सम्मान होता है सो अलग। अब यहाँ पर एक कहानी निकल के आती है कि जो राजकुमार पिथौड़ा थे, अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो भील जनजाति है वो नाचने गाने वाली है, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। तो इनकी एक देवी थी, उन देवी का नाम क्या था? देवी का नाम आता है इतिहास में हिमाली हरदा देवी। कौन सी देवी? हिमाली हरदा। तो हिमाली हरदा देवी ने भीलों को श्राप दे दिया था कुपित होकर कि तुम लोग जो अपना नाच गाना और हंसमुख स्वभाव की सारा कुछ भूल जाओ, अब इनसे कुछ गलती हो गई होगी। तब राजकुमार जो पिथौड़ा थे, इन्होंने देखा कि अब मेरे यहाँ की प्रजा जो है वो बिल्कुल उदास रह रही है, क्या है ऐसा? तो राजकुमार पिथौड़ा जो थे वो घोड़े पर सवार होकर, किस पर सवार होकर? घोड़े पर सवार होकर देवी हिमाली हरदा की पूजा अर्चना करने गए। देवी प्रसन्न हुई इनकी पूजा अर्चना से, और उन्होंने वापस से इन्हें क्या कर दिया कि इनकी याददाश्त आ गई। तो राजकुमार पिथौड़ा के सम्मान में लेखेंद्र या फिर लिखिंदर होते हैं भील जनजाति में, ये चित्र बनाते हैं। और चित्रकला में किसका अंकन करते हैं? तो घोड़े का करते हैं, क्योंकि राजकुमार थे पिथौड़ा, वो घोड़े पर सवार होकर गए थे, तो घोड़े का अंकन करते हैं। आप आगे देखेंगे कि पिथौल की भूरीबाई बहुत ज्यादा फेमस है, इसके लिए उन्हें पद्मश्री भी मिला है। अब देखो गांव के मुखिया को गमेती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं गांव के मुखिया को? गमेती। कहीं कहीं पर आपको गमेती की जगह पालवी भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि गांव को पालवी कहते हैं। तो पाल का जो
मेन आदमी रहेगा उसे पाल भी कहते हैं। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। आगे बढ़े, सबसे प्रिय संबोधन क्या रहेगा? तो सबसे प्रिय संबोधन है मामा, जो कि हम लोगों ने भी देखा है 2000, कब से देखा है हमने? 2005 से लेके 2023 तक हमने लगभग लगभग सुना है, बीच का 1.5 साल निकाल दें तो मामा, हमारे मामा, आपके मामा, पूरे प्रदेश के मामा, और इवन भारत में सबसे फेमस पर्सनैलिटी मामा कौन है? तो एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर अगर ऑप्शन में ही दिख जाए कि मामा संबोधन है किसका और भील जनजाति मिले और शिवराज सिंह चौहान मिले, तो भील जनजाति लगाना, बह मत जाना कि भांजे भांजी हो तो शिवराज सिंह चौहान को आप कर दोगे। अब देखते हैं, भीलों के मकान को कहेंगे कू, भीलों के मोहल्ले को कहेंगे फाल्या, मतलब कि एक मोहल्ले में अगर 3-4 मकान है तो मोहल्ला हो जाएगा फाल्या, और वो मकान पर्टिकुलर हो जाएंगे कू। और बहुत सारे मोहल्लों को बना के गांव बनता है तो गांव क्या हो जाएगा? पाल। इसको समझने के लिए यहां से देखते हैं, मान लो ये एक इनका गांव है तो ये गांव क्या हुआ? पाल हो गया। इसका मुखिया पाल भी हो गया या फिर गमेती हो गया। अब ये आपके क्या बने हैं इसके अंदर? जो बड़े सर्कल दिख रहे हैं आपको 3, ये है क्या? फाल्या। इसके अंदर ये मैं कू बना देता हूं, यहाँ 3 कू हैं, यहाँ पर कितने हैं? 4 कू हैं, और यहाँ 1 कू है। तो फाल्या के अंतर्गत आपको मिलेंगे कू, और फाल्या को मिलाकर बनेगा पाल। ठीक है, अब आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। आगे देखें, जिन भीलों ने औरंगजेब, मुगल राजा औरंगजेब के समय बलात् धर्म परिवर्तन किया था, अर्थात इस्लाम ग्रहण किया था, क्योंकि औरंगजेब कैसा था? कट्टर था किसके प्रति? इस्लाम को कबूल करवाने के प्रति। उसने मंदिर तोड़वाए, है ना, स्कूल कॉलेज बंद करवाए, और क्या करवाया? बहुत अत्याचार की, जजिया वगैरह भी आरोपित किया। तो जब ये इतना कट्टरता था इधर पर इस समय, तब जो भीलों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया, उन भीलों को कहा जाता है तड़वी भील। कहीं कहीं पर आपको उमड़ी भील भी मिलेगा, गुना की एक जगह है उमरी, तो वहां पर जो भील मिलते हैं उनको उमड़ी भील कहा जाता है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखते हैं, भीलों के अस्त्र शस्त्र, मतलब कि ये लोग क्या यूज करते हैं शिकार में, युद्ध में। ठीक है, अब देखते हैं धनुष बाण, क्योंकि नाम कहां से आ रहा है? बिल्ल, बिल्लूवर, भिल्ल, तो धनुष बाण मेन हो गया, वो हमने सबसे पहले देखा। उसके बाद देखें गोफन या फिर गोफन। अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि गोफन क्या है और गुलेल क्या है। देखो, गुलेल आपने सामान्यतः देखा होगा, ये वी आकार का रहता है, और इसमें आप एक जो रबड़ रहता है वो लगा लेते हैं, और फिर रबड़ को पीछे खींच के यहाँ पर कंचा या फिर पत्थर फंसा के क्या करते हैं? इसको छोड़ देते हैं। जबकि जो गोफन रहता है, गोफन में पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे ही फेंक के मारा जाता है। बात समझ आइए, उसमें पत्थर रहता है और पूरा इंस्ट्रूमेंट ही फेंक के छोड़ा जाता है। देखते हैं कहाँ है, तो ये रहा गोफन। इसको कपड़े का भी बना सकते हैं आप, ये देखें ये चमड़े का है। यहाँ पर ये 2 बेल्ट हैं, और ये बीच के हिस्से में क्या रखेंगे? पत्थर रखेंगे या फिर कुछ भी रखेंगे, और फिर इसको गोल गोल घुमा के छोड़ देंगे, तो वो इनका देखें आप एक्यूरेट निशाना रहता है। इनके बारे में फेमस क्या है कि अंधेरा भी होगा। अंधेरा मतलब क्या है? डार्क। डार्कनेस में भी ये लोग क्या करते हैं? अपना लक्ष्य भेद देते हैं। तो हमको यहाँ से क्या सीख मिल रही है कि भैया कितना भी नेगेटिविटी हो, हमको लक्ष्य के प्रति आशान्वित रहना है और उस दिशा में प्रयास करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलेल, जो मैंने आपको बताया गुलेल, ये ऐसा होता है। ठीक, अब आगे देखें फालिया या फिर घारिया। अब ये कैसा होगा? दराता या फिर हंसिया जो बड़ा रहता है ना, ये होता है फालिया। फालिया भी आपको देखने मिल जाएगा, ये रहा फालिया, देखें ये छोटे हंसिए का आकार रहता है, लेकिन इनमें जो कर्व है वो बड़ा रहता है। ठीक है, और हैंडल वगैरह भी रहता है, ताकि आपने देखा होगा खेतों में यूज करते हैं, और इसी से कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, कई बार क्या होता है हत्या वगैरह भी हो जाती है, पेपर में ऐसा हमने देखा है। अब देख लेते हैं आभूषण, क्योंकि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सबसे ज्यादा कैसे हैं आभूषण प्रिय होते हैं। आभूषण प्रिय, सबसे ज्यादा सुंदर, और क्या होते हैं? टैटू, या फिर क्या बोले हैं हम इसे? टैटू को क्या बोलते हैं? गोदना। ये 2022 की जो मेंस हुई थी उसमें आ गया था, गोदना के प्रकार बताएं, तो तोते उड़ गए थे लोगों के कि क्या होता है गोदना। उसमें बता दिया था कि भैया स्याही से बनाते हैं, प्राकृतिक। जबकि अलग है, पीठ पर गोदना बनाते हैं, जांघों पर बनाते हैं, पेट पर बनाते हैं, और माथे पर बनाते हैं, होठों पर बनाते हैं, तो ये है गोदना के प्रकार। ठीक है, इनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। आप बैगा जनजाति में जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा स्तर पर गोदना दिखेगा। अब आते हैं आभूषण पर। तो भील के आभूषणों में चांदी का यूज होता है, और कांसे धातु से निर्मित को भी ये लोग पहनते हैं। अब चांदी का ही एक
क्या बोलते हैं, सस्ती टाइप का जो मिश्र धातु रहता है उसे क्या बोलते हैं, गिलट। दिखने में वैसा ही रहता है, गिलट या फिर गिलेट जो भी है। तो इसके भी पहनते हैं। अब कानों में क्या पहनते हैं हम, मूंदड़े, गले में सांकल, हाथों में कड़े, बहुत ऑब्वियस है, पाँव में बेड़ी, हमने सुना है बेड़ी डाल दो इसे। अभी एक मूवी आई सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसमें बना बताया गया है विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, उनके भाई के बारे में और पूरे उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में स्वतंत्रता। तो आपने देखा होगा वहां पर बेड़ी डाल दो या फिर बेड़ी खोल दो। ठीक है, तो पैर में बेड़ी, हाथ में कड़े, गले में सांकल। अब अगर आप लोग कहीं भी थोड़ा बहुत भी जानते हैं गांव की या फिर विलेज की, आपने कल्चर या फिर लाइव देखा है, तो गाय बैलों के गले में क्या डालते हैं, सांकल ही डालते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कानों में मूंदड़े, अब मूंदड़े हमको याद रखना है कानों में पहनेंगे, ये किसके आभूषण हैं, तो पुरुष के। आगे बढ़े। अब ये भील स्त्री है, टिपिकल भील स्त्री, आप यहां से देख सकते हैं कि ये क्या क्या पहने हैं। देखो, माथे पर पहने हैं, नाक में पहने हैं, हाथों में पहने हैं, पैर में यहाँ छोटा सा दिख सकता है वो है, ये हाथों में दिख रहा है और ये गले में है। ठीक है, तो यहीं से आप देखते जाएंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो, सिर में झेला या फिर चांदी की सांकल, कान में मूरफले झांझरिया, कान में ही दिख रहा है, ये देखो, ये यहाँ पर। इसके बाद नाक में फूल, बिल्कुल ये इतना बड़ा फूल लटक रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक नथनी। गले में हार, ये रहा हार। ठीक है, ये देखो सारा कुछ, ऐसी फोटो इसलिए ढूंढ के लाना पड़ा ताकि जल्दी से याद हो जाए। हाथ में बाजूबंद, तो ये बाजूबंदी बाजूबंद है, आई थिंक ये किसके रहते हैं, तो शायद हाथी दांत के रहते हैं, और फिर जगह विशेष के हिसाब से भी अलग हो सकते हैं, लाख के भी हो सकते हैं, लेकिन शायद हाथी दांत के ज्यादा रहते हैं। अब आगे देखें, पैरों में तोड़ा या फिर बाकड़िया। अब ये जो दो हिस्से दिख रहे हैं ये लोटे हैं, ऐसा मत समझ लेना कि ये क्या है, पैर हैं। ये पैर के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हल्का सा दिख रहा है कि ये पैरों में कड़े पहने हैं, जिसको तोड़ा बोलते हैं। और यहीं से आपके पास बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब इंसिडेंट सामने आते हैं कि ये जो पैरों में चांदी के कड़े पहनते हैं, चोर इनको चुराने के लिए कई बार सीधा पैर ही काट देते हैं और अधिक खून बहने से मौत भी हो जाती है महिलाओं की। आगे देखें, पैरों में बिछिया पहनते हैं, तो सबसे नीचे आप देखोगे तो ये बिछिया ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गए महिला के आभूषण। पुरुष के आपको याद रखना है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, नाम अलग है बस। ठीक है, अब ये देखो, ये आ गए हैं भगोरिया उत्सव में जाने के लिए तैयार युवतियों की फोटो। कमर में चांदी या गिलट की करधनी पहने हैं और आप देख रहे हैं गहरे नीले रंग की साड़ी है। ठीक है, तो गहरे रंग की साड़ी को क्या बोलते हैं, सिंदूरी। अब सिंदूरी से हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंदूरी है तो फिर क्या होगा, सिंदूर कलर की ही होगी। तो सामान्यतः गहरे नीले रंग की ये लोग प्रयुक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिंदूरी बोलते हैं। उसके बाद महिला द्वारा अंगरखा पहना जाता है। दुल्हन जो वस्त्र पहनती है उसे पीरिया बोलते हैं, और ये पीरिया आया ही है किस कलर से, तो ये आया है येलो कलर से। ठीक है, आगे बढ़े। दूल्हे की पोशाक को क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा नाम है, झांझिया जुल्लो। इसके बाद पुरुष की धोती को ठेपड़ा बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको देखो इसीलिए बता रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि ये नहीं बताया था और ये आ गया, क्योंकि अब कहा नहीं जा सकता कि क्या है, क्योंकि उसने डेडिकेटेड 10वीं यूनिट दे दी, तो हमको कुछ छोड़ना नहीं है कि फिर बाद में हो कि यार ये पढ़ लेते तो अच्छा होता। लंगोटी को क्या बोलते हैं, खोएतू। अब मुझे तो नहीं लगता है कि लंगोटी और आपसे ये अंगरखा वंगरखा ये सब पूछेंगे, लेकिन ठीक है, ट्रेंड है तो उसको हम लोग पीछे नहीं रहते हैं, बता देते हैं आपको। साफा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको याद रखना है। सफेद रंग का जो रहेगा उसे पोत्या बोलेंगे, याद रखना है, सफेद रंग का जो रहता है इसे पोत्या बोलते हैं। और जो रंगीन रहता है या फिर लाल रहता है इसे फेंटा बोलते हैं। ठीक है, फेंटा। फेंटा पोत्या तो चलो मान लें कि ये कुछ नया वर्ड हमको आया है, लेकिन फेंटा ऐसा वर्ड है कि जो बहुत कॉमनली हर जगह यूज होता है। अब देखें, खान पान में मक्का की रावड़ी, जो मैंने आपको बताया था, मक्का जो कि श्री अन्न में नहीं आता है लेकिन मोटा अनाज है। ठीक है, मक्के में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए फैट की मात्रा ज्यादा रहती है। आपने देखा होगा कि अगर आप पशुपालन भी पढ़े हुए हैं भूगोल के अंतर्गत, तो आपको पता होगा कि यूएसए में या फिर अन्य देशों में जहां पर सुअर पालन होता है वहां पर सुअर को मक्का खिलाया जाता है ताकि इनका फैट बढ़े, और जब फैट बढ़ेगा तो वसा बढ़ेगी, तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। ताड़ी, तो ताड़ का वृक्ष सभी ने देखा है, ताड़ के वृक्ष में से
दूध जैसा निकलता है, फिर उसको फर्मेंट करके क्या बनाते हैं, ताड़ी। और ये कैसा होता है, ये आपका बोल सकते हैं कि जिस इसमें अल्कोहल का कंटेंट रहता है, मतलब नशीला पदार्थ है ताड़ी। इसके बाद देखें महुआ। महुआ हर जनजाति यूज करती है। महुआ के जो फल रहते हैं वो हर कोई यूज कर सकता है, क्योंकि महुआ का फल में कोई नशा नहीं रहता है, लेकिन जब उसको प्रोसेस के द्वारा शराब बनाते हैं तब वो नशीला द्रव्य में बदल जाता है। ठीक है, तो महुआ शराब जो रहती है उसे मध्य प्रदेश सरकार ने हेरिटेज का दर्जा दिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब हम शराब देखेंगे और सोच देंगे हेरिटेज का दर्जा कैसे दे देंगे। बिछाने के लिए गोदड़ी यूज करेंगे, ओढ़ने के लिए कंबल यूज करेंगे, बहुत कॉमन चीज है, निकल जाने दो से। अब देखो टंकी को क्या बोलते हैं, कोठी, कनगी। ठीक है, बांस की कोठी होती है जिसे कनगी कहते हैं, अनाज रखने के लिए यूज होती है। आगे बढ़े, जन्म संस्कार। अब ये आते हैं मेन इनकी संस्कृति के हिस्से। जन्म संस्कार में देखो जलम जापा सबसे पहले आएगा। प्रसव को जापा कहेंगे और जन्म को जलम कहते हैं, और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, प्रसव के उपरांत ही क्या है, जन्म होता है। प्रसव पूरा क्या है, जच्चा से संबंधित है, और जन्म बच्चे का। तो जलम जापा हो गया एक इनका जन्म संस्कार के अंतर्गत सबसे शुरुआती फेज। जलम जापा किससे संबंधित है, तो जन्म और प्रसव से संबंधित है। उसके बाद देखें पग पायलो। पग पायलो, जिस शिशु के पैर सबसे पहले बाहर आएंगे उसे पग पायलो कहा जाता है। पग मतलब होता है पैर, तो हम इसको याद कर सकते हैं आराम से। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें चलती हैं कि पैर बाहर आते हैं तो उससे भी उसका क्या भविष्य पता लगाते हैं, शुभ है क्या है कैसा है। अब एक वर्ड आता है डोंगर डबलाना। अब डोंगर डबलाना क्या होता है, जो स्वास्तिक बनाएंगे पहले आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि जो भी जनजातियां हैं वो क्या हैं, हिंदू धर्म को मेजोरिटी मानती हैं। मुख्यतः आप देखेंगे तो सारे के सारे देवी देवता किसी अन्य रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि इनका आप कल्चर देखें तो बहुत ज्यादा पुराना है। तो तब इतना सिविलाइजेशन नहीं था जो हम अभी तक पढ़ पाए हैं मानव शास्त्र में। तो ये लोग भी मानते तो वही है, प्रकृति को देवी मानेंगे, महादेव को आदि देव मानेंगे, लेकिन दूसरे फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि ये ऐसे कैसे बना रहे हैं। तो स्वास्तिक है या फिर चावल या मक्के का ढेर होगा, इस पर शिशु को क्या करेंगे, लेटा देते हैं। और जिस ओर वो पहाड़ जैसा, मतलब वो टेकरी सी बना देंगे, और जिस ओर ढड़क जाएगा वो लुढ़क जाएगा, तो क्या करेंगे, उसके भविष्य का अनुमान लगाते हैं, जिस करवट लुढ़केगा। तो इसे क्या बोलते हैं, डोंगर डबलाना। आगे बढ़े, चोखा करना। अब ये तो बहुत कॉमन चीज है कि जब जन्म होता है तब क्या होता है, शुद्धि संस्कार होता है। शुद्धि संस्कार कहाँ देखोगे, तो ये एक हम पढ़ेंगे, अंत्येष्टि में भी पढ़ लेते हैं। कहां पर पढ़ेंगे, एक अंत्येष्टि जो होता है वहां पर भी शुद्धि होता है। 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, दशगात्र होता है 10 दिन बाद। तो ये शुद्धि संस्कार आपको याद रखना है। तो शुद्धि को क्या होता है, चोखा करना। क्या बोलते हैं, चोखा करना, शुद्धि संस्कार। बासना पूजन, तो 5वें या 7वें दिन किया जाता है, या फिर सवा महीने बाद भी किया जाता है। बासना पूजन, सूर्य देवता की पूजा होती है। और देखें सूर्य पूजा पेटलावद के लोग 7वें दिन और राणापुर में 5वें दिन करते हैं। ये बहुत पर्टिकुलर चीज है, ये इंफॉर्मेशन अगर याद रख सकते हो तो याद रखो, क्योंकि अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मेंस में भी मिलेगा। अगर भील जनजाति के ऊपर पूरा आपके पास क्वेश्चन आ गया 2 पेजों में, 200 शब्दों में, तब आपको सब लिख देना है वहां पर, जो जो आपके पास पता है, कहाँ रहते हैं, क्या है इनके जन्म मृत्यु और दुनिया भर के संस्कार। और पूरे नंबर आप मिलेंगे आपको 110%। पुत्री जन्म को ये लोग अधिक शुभ मानते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि क्यों यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्स रेशियो क्या है, बढ़िया है। आप देखें बालाघाट है, मंडला है, अलीराजपुर, झाबुआ, जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन वाले जिले हैं वहां पर आपके सो कॉल्ड पढ़े लिखे जो जिले हैं वहां से ज्यादा सेक्स रेशियो मिलेगा। इससे क्या साबित होता है कि पढ़ाई लिखाई से पुत्री जन्म को अधिक शुभ मानना, या फिर पुत्री और पुत्र को बराबर मानना, या फिर भ्रूण हत्या नहीं रुकती है, पढ़ाई लिखाई से इसका संबंध नहीं है। ये इनके कल्चर या फिर बोले इनकी संस्कृति का हिस्सा है कि शुभ मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, दाम देना। अब जो किशोर अवस्था में आ जाते हैं, लगभग 12-13 साल के लड़के हो जाते हैं, उनकी हथेली को दागने की प्रथा होती है, इसे क्या बोलते हैं, दाम देना। आगे बढ़े, अब आ जाता है वैवाहिक प्रथा, जिसमें सभी लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि भगोरिया यहीं से आएगा। अब देखें विवाह के स्वरूप, पहले हमको समझना है स्वरूप, फिर हम देखेंगे विवाह के प्रकार। ठीक है, क्या देखेंगे, विवाह के स्वरूप और विवाह के प्रकार। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके।
विवाह के स्वरूप है मंगनी, मतलब मंगनी विवाह, इसके बाद घर घुस्सी विवाह, उसके बाद नातरा, फिर घर जवाई, गोल गधेड़ो, सेवा विवाह, भगोरिया विवाह। अब सेवा विवाह आप बहुत जगह पढ़ेंगे, भगोरिया अभी सबसे फेमस है, गोल गधेड़ो भगोरिया के ही अंतर्गत आता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2022 की मेंस में, ठीक है। घर जवाई हम समझ सकते हैं, घर जवाई क्या है। नातरा ये झगड़ा विवाह होता है। घर घुस्सी, घर में घुस के बैठ जाती है लड़की तो घर घुस्सी विवाह होता है, ठीक है। मंगनी विवाह में लड़का जाता है। आप देखें गोल गधेड़ो जो रहता है वो परीक्षा विवाह भी कहलाता है। इसमें युवक को साबित करना रहता है कुछ जो शौर्य के काम है, या फिर जो बोल सकते हैं कुछ क्या बोलते हैं वीरता वाले काम है, वो करके दिखाता है, अपने आप को साबित करता है, तो वो लड़की से विवाह करने योग्य माना जाता है। भगोरिया में क्या है, ये सहमति होना चाहिए, और फिर क्या होता है सहपलायन, मतलब भाग जाते हैं। फिर रिश्तेदार के यहाँ खबर होती है, फिर रिश्तेदार कहता है कि इनका विवाह कराना अब चाहिए। आगे देखें, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होता है। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होगा। आप जितनी भी जनजातियां देखेंगे यहाँ पर क्या है, गोत्र में विवाह, अधिकतर में समगोत्री विवाह वर्जित होते हैं, ठीक है। वधु मूल्य चुकाना आवश्यक होता है। वधु मूल्य चुकाने से ही एक प्रथा आती है यहाँ पर, दापा प्रथा। दापा प्रथा में क्या था, दापा प्रथा में था कि हम लोग अभी वास्तव में क्या देखेंगे कि भैया लड़के वाले क्या मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, लेकिन भीलों में क्या है और अधिकतर जनजातियों में क्या है, वधु मूल्य का प्रचलन है। भीलों में ऐसे दापा प्रथा कहते हैं। तो ये दापा प्रथा के कारण बहुत सी समाज में इनकी कुरीतियां आ रही थी कि शादी नहीं हो रही थी। उसके अलावा चोरी लूटपाट होने लगी थी। इसके अलावा क्या हो गया था, बहुत से अन्य अनैतिक क्रियाकलाप होने लगे थे। तो यहाँ पर 2016 के अंतर्गत साथीदार अभियान, कौन सा अभियान, साथीदार अभियान, ये चलाया गया और इसके द्वारा दापा प्रथा को अंत किया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है साथीदार अभियान किससे संबंधित है, दापा प्रथा किससे संबंधित है। आगे बढ़े, वैवाहिक मध्यस्थता, मतलब कि लड़का वर और वधु पक्ष को मिलाने वाला कौन होता है, तो भांजगड़िया हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं, याद रखेंगे। अब ये जो भांजगड़िया है, मध्यस्थ है, ये आपको 10वीं यूनिट 6वीं यूनिट में भी मिलेगा, नाम अलग होगा। मतलब आप अगर स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो वहां पर जो दलाल रहता है वो अलग होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, ओके। भीलों में वैवाहिक विच्छेद भी प्रचलित है। क्या चीज, विवाह टूटना, वैवाहिक विच्छेद भी प्रचलित है। अब देखो ये आ गया अपना भगोरिया। ये देखें ब्लू ब्लू कलर आपको ज्यादा दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर झूला बूला चल रहा है, यहाँ ये सारे बजा रहे हैं, ये नीले नीले के दिख रहे हैं शेड आपको। तो सबसे ज्यादा कलर इनको प्री कौन सा है, इससे हमको ये समझ में आता है। अब आप देखें सबसे रंगीन है, देखें ये क्या बांधे हैं, लाल कलर का फेंटा है, सफेद होता तो क्या होता, याद रखना है, क्या होता, पोत्या या खोयतू, बताना, पोत्या, ठीक है। नीली साड़ी क्या है सामान्यतः, सिंदूरी। पीरिया क्या है, दुल्हन का वस्त्र। लड़के का वस्त्र क्या है, झांझिया झुल्लो। अब आगे बढ़ते हैं, भगोरिया फाल्गुन माह में होली के पहले होगा, 7 दिन का पर्व होगा। शुरुआत के 2 दिन गुलालिया रहते हैं, इसमें गुलाल लगाते हैं। अगर पलट के वापस से लड़की ने गुलाल लगा दिया मतलब राजी है। बीच के 3 दिनों में क्या हुआ, गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो जस्ट अभी हमने देखा क्या होता है, परीक्षा, एग्जाम। परीक्षा किसकी, लड़के की, किसके द्वारा, तो अपने आप को प्रूफ करने की, मतलब साबित कि आप काबिल हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, अंतिम 2 दिन क्या होगा, जब ये 2 दिन हो गए, गुलाल लगा दिया, भाग गए, और फिर जो लोग बचे तो परीक्षा दे दी, उसमें पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो अंतिम 2 दिन क्या हुआ, औजड़िया, मतलब हाट वाट वैसे सामान खरीदो और मेला उठने लगता है। तो ये टोटल कितने दिन हो गए, 2 + 3 + 2, टोटल 7 डेज, मतलब एक वीक का ये पूरा पर्व है। भगोरिया भीलों का प्रणय पर्व भी कहलाता है। प्रणय पर्व से क्या मतलब हुआ, यही शादी ब्याह इसमें हो रहे हैं ना, इसका ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, पक्का हो रहा है। और मध्यस्थ कौन है, तो भांजगड़िया है। अब आगे देखें विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार में बुजुर्गों द्वारा जो विवाह तय किया जाएगा उसे कहेंगे मोरमंद। अब ये जो विवाह के प्रकार हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, दावा है। मीही जंबू मतलब हरण विवाह, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे गोल गधेड़ो, जो मैंने बताया परीक्षा विवाह हो गया। इसके बाद घर जवाई विवाह, इसे खंदनिया या फिर खंदनिया बोलते हैं, घर जवाई, ठीक है, मतलब घर पर रहना पड़ेगा। विनिमय विवाह, विनिमय विवाह क्या होता है, विनिमय कर देते हैं, मतलब कोई भाई बहन है और जो दूसरे घर में है तो उसके जो भाई बहन है तो यहाँ पर विवाह हो जाएगा।
इसकी बहन से इसके भाई का विवाह हो जाएगा और ये लड़के का विवाह यहाँ की बहन से हो जाएगा, लड़के लड़की से। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसको हाट बाट बोलते हैं। थांड क्या होता है, थांड इनके विवाह संस्कार में दूल्हे की माँ क्या करती है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश की बात बताती है। किसके द्वारा, जब ये मंडप मंडप जो सारा कुछ लगता है, तब ये एक क्या है, इनके संस्कार के अंतर्गत आता है। काकड़ पूजा, गांव की सीमा पर क्या होता है, जब बारात जाती है इनकी, तो क्या होता है, पूजा होती है, कुमकुम चावल नारियल, और यहाँ पर हर जगह क्या मिलेगा आपको, शराब की धार, याद रखना है। कन्या के गांव के बाहर विश्राम करते हैं और वींद गोट की परंपरा होती है। विश्राम मतलब उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया, फिर वहां से कन्या पक्ष से आते हैं और इनका आवभगत होती है, फिर उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि हाँ, फिर बारात उठ के फिर अपना जहां भी प्रोग्राम है वहां जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खुलू भरना, खुलू भरना, कन्या की जो भी माँ रहेगी, जो भी मम्मी रहेंगी लड़के की, उसको लड़के वाले जो रहेंगे साड़ी पहना देंगे। अब वो साड़ी का क्या बना देगी, कुछ खोल जैसा बना लेगी उनकी मम्मी लड़की की। तो आपने देखा दापा प्रथा है, वधु मूल्य है, तो वधु मूल्य मतलब वधु को दिया जाने वाला मूल्य, तो कौन देगा, लड़के वाले। अब यहाँ से सारा कुछ क्लियर। खुलू भरना मतलब कुछ दे रहे हैं, तो देते किसको है, वधु मूल्य मतलब लड़के दे रहे हैं। तो आप याद रखेंगे दहेज की कुछ अग्रिम राशि रहेगी। अग्रिम राशि में कुछ भी हो सकता है, राशि या फिर दहेज मतलब कि खाने का कुछ सामान होगा, पूरा कुछ सारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है यहाँ पर। अब क्यों हो जाता है, क्योंकि फिर अब जो लड़के वाले बारात लेके आएंगे तो खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाती है, ठीक है। बसत, अगर लड़की का परिवार दहेज इकट्ठा करने में सहायता लेगा, उसे क्या कहेंगे, बसत। कब लेगा सहायता, जब वो दापा देने में समर्थ नहीं है या उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, बसत। अब लड़के के सेहरा को मोर कहते हैं, मुकुट से मोर याद रखना। फेरे मामा द्वारा कराए जा सकते हैं, जा सकते हैं नहीं, कराए ही जाते हैं नॉर्मली। कुआंसी, कुआंसी से हमको समझ आ रहा है कुंवारी लड़कियां। अब दुल्हन की जो सहेलियां रहेंगी वो कौन रहेंगी, कुंवारी लड़कियां, उसे कुआंसी कहेंगे। विवाह के समय पर धर्मिणु देते हैं और सगे संबंधी देते हैं और बता के देते हैं, तो देखो भैया हम दे रहे हैं ये चांदी के, ये दे रहे हैं सोने का, ये दे रहे हैं, हम इनको 1,000 दे रहे हैं, ये बोल के देते हैं। ये क्या है, भेंट है, धर्मिणु कहलाता है। उंकेड़ी क्या है, दूल्हा दुल्हन का खेल है, ये तो हर जगह ही फेमस है। दापा प्रथा ये आ गई 2016 में, इसको बंद कराने के लिए साथीदार अभियान आया, जो युवती पक्ष को क्या देते थे, रकम। अब आगे बढ़ते हैं, मृतक संस्कार इंपॉर्टेंट है। हमने जन्म देखा, विवाह देखा, अब फाइनल आते हैं मृतक संस्कार पर। तो मृतक संस्कार में दाह संस्कार सामान्यतः किया जाता है। जब हम देखते हैं कि संक्रामक रोग वाले हैं कोई, तो उनको दफनाएंगे। अब संक्रामक रोग कहां से आए, तो संक्रामक रोग हम सामान्यतः देख सकते हैं कि जो भी आपके जैसे कि आपका अभी हाल ही में देखें कोरोना था, अब कोरोना हो गया है अगर, तब क्या होगा, कोरोना हो गया है तो कोरोना में तो फिर आप देखोगे कि भैया वही होगा, दफनाने का क्रियाक्रम, क्योंकि संक्रामक रोग है तो इसे जलाएंगे नहीं, ठीक है। और कौन से होते हैं संक्रामक रोग, प्लेग है, संक्रामक रोग है। भील आत्मा परमात्मा का संबंध स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म की भी अवधारणा मानते हैं, याद रखेंगे, आत्मा परमात्मा। अब यहीं से अगर आपने हिस्ट्री का लेक्चर देखा है, आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उपनिषद क्या होता है, ठीक है। पुनर्जन्म कहाँ बताया गया है, रणो रत्नो संस्कार। रणो रत्नो में क्या है, चिता के लिए लकड़ी इकट्ठी करते हैं और उसका क्या बनाते हैं, फिर हड़ा बनाते हैं। क्या बनाएंगे, हड़ा, मतलब एक के ऊपर एक सजा के रख देंगे, ताकि उस पर क्या है, फिर जो डेड बॉडी है उसको लेटा दिया जाए और फिर आग लगा देते हैं, मतलब क्या करते हैं, सिर के पास से, ठीक है। कांची कूलर क्या है, आटे की गोली सिर के पास रखना। इसमें क्या बोलते हैं कि लास्ट टाइम इसका भोजन स्वरूप दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कांची कूलर, आटे की गोलियों को। वहदी मेलना मतलब मुखाग्नि, वही जो सिर के पास मुखाग्नि दी जाती है, इसे क्या बोलते हैं, वहदी मेलना। अब ये नाम है, याद रख सको याद रखना, लेकिन रणो रस्नो संस्कार किससे संबंधित है, पूछा जा सकता है। भील आत्मा परमात्मा को मानते हैं, पूछा जा सकता है। कांची कूलर शायद ना पूछे, लेकिन आप याद रखोगे तो हमेशा आपको काम में आएगा आगे भी, क्योंकि ये हर पेपर में हर कहीं ना कहीं पार्ट में मिलेगा मेंस के अंतर्गत। अंतिम संस्कार के तीसरे दिन भोज होता है, जिसमें 5-5 कौर खिलाए जाते हैं। मतलब क्या हो गया कि इनको एक वैलिडेशन मिल गया कि अब आपके घर में खाना हो सकता है।
अब घाटा मूसर प्रथा क्या होगी? तो घाटा मूसर प्रथा में यही सब होगा। 12वें दिन पुरुष के लिए, 13वें दिन महिला के लिए होगी। 12वें दिन पुरुष के लिए, 13वें दिन महिला के लिए। पहले घाटा होगा, घाटा में अनुष्ठान वगैरह कार्य हो जाएंगे आत्मा की शांति के लिए। और मूसर में भोज का आयोजन होता है जिसमें सारे लोग अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और फिर भोज का आयोजन किया जाता है। इसमें श्राद्ध परंपरा भिलाला और बारेला जो उपजातियां हैं उनमें होती है। भिलाला में आप देखोगे तो भिलाला जो होता है उपजाति, ये राणा प्रताप से अपने आप को मानते हैं, कनेक्शन। ठीक है, आगे देखें, ये ताड़ का पेड़ आ गया। कृषि, तो कृषि मैदानी भाग में दाहिया होगी और पहाड़ी इलाकों में चिमाता होगी। ये कौन सी कृषि होती है? तो ये आप देखें, चिमाता जो है ये है आपकी स्थानांतरित कृषि। भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष ताड़ है, ताड़ से ही ताड़ी बनती है। आस्था वाला पशु क्या है? घोड़ा है। प्रमुख देवता कौन से हैं? तो राजा पंथा है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है और बहुत बार ये पूछी गई है। सबसे ज्यादा उपासना में कौन सा जीव आता है? तो सबसे ज्यादा उपासना में जीव है वो है सर्प। कलाएं देखो अब इनकी, ये लोग कलाएं कौन सी करते हैं? तो पिथौरा चित्रकला जो है विश्व फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। पिथौरा चित्रकार को ही क्या बोलते हैं? लेखिंदर बोलते हैं। पिथौरा भित्ति चित्रकारियों में भील की उत्पत्ति, पौराणिक गाथाएं बताई जाती हैं। इसके बाद देखें पौराणिक व्यक्ति, देवता कौन से हैं? भीलवट देव या फिर इन्हीं को बरमथ देव कहते हैं। इनके 12 सिर हैं। ठीक है, पेमा फात्या श्रेष्ठ कलाकार हैं किसके? पिथौरा चित्रकला के, पेमा फात्या। ये देखो घोड़े ही घोड़े नजर आ रहे हैं इस पेंटिंग में, तो क्या है? पेंटिंग है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से सारा कुछ क्लियर होगा, इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, केवल केवल पेमा फात्या याद रखना है। और भीलवट देव को ही बारामथ देव या बरमथ देव कहते हैं। बरमथ से 12 माथे तो 12 सिर, एक सिर पर एक माथा। अब देखें गात्रेज या फिर गोत्रेज चित्रकला, ये क्या है? मांगलिक अवसर पर अधिक सुमधुर आनंदमय बनाने के लिए भीत पर, भीत मतलब क्या है? दीवार पर बैल, सर्प, आम के वृक्ष, शेर शिकार करने परंपरागत हथियारों का अलंकरण करते हैं, जैसे क्या कहते हैं? गोत्रेज या गात्रेज कहते हैं। अब आता है गातला, तो हम देखते हैं गांव के बाहर या फिर कहीं भी कुछ समाधियां बनाते हैं कुछ, तो वहां पर पत्थर लगा देते हैं जो व्यक्ति मृतक है उसकी याद में, तो यही कहलाता है गातला। यहाँ पर भी दो रहते हैं, एक महिला के लिए अलग होता है, पुरुष के लिए अलग होता है। तो गातला किससे संबंधित है? गातला है जो पत्थर लगाएंगे उस पर चित्रकारी करते हैं। ठीक है, तो ये चित्रकला हो गई। और गातला किसे कहेंगे? तो गातला वो पत्थर हो जाएगा। देखो भील जनजाति समूह में पूर्वज के प्रति सम्मान के लिए गातला लगाने की परंपरा है। अकाल मृत्यु पर और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की याद में ये स्मृति चिन्ह होते हैं। ये आ गया गातला आपका। क्या दिखा रहे हैं? घोड़ा दिखा रहे हैं। एक महिला है जो कि क्या है? सिर पर कलश रखे हुए है। सूरज चांद भी दिख रहे हैं, ये चंद्रमा रहा, ये सूरज रहा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले जब मृतक संस्कार में हम गए थे तो वहां हमने क्या देखा था? ये लोग आत्मा परमात्मा को काफी मानते हैं, पुनर्जन्म भी मानते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपको ये समझना है कि ये आत्मा है, ये चली गई और ये परमात्मा से मिल रही है, नया जीवन इसका शुरू हो रहा है। ये दिखाने का यहाँ पर ये क्या है? इनका एक सिंबॉलिक ट्रेडिशन है। ठीक, अब देखो पितौल की भूरीबाई बारिया भीली चित्रकला में माहिर है। स्टार्टिंग में बताया था इनको पद्मश्री मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी हैं। भीली कलाकार याद रख लेना, भूरीबाई भी दो जगह की हैं, अनीता बारिया, पितौल की भूरीबाई, झेर की भूरीबाई। अब तुमसे पूछेगा निम्न में से किसे पद्मश्री मिला है? पितौल की भूरीबाई, झेर की भूरीबाई, ए और बी दोनों, या फिर अनीता बारिया। तो तुम लगा दोगे ए और बी दोनों और गलत हो जाएगा, और फिर कई महान मूर्ति जाएंगे आपत्ति लगाने, लेकिन झेर की भूरीबाई को नहीं मिला है। आगे देखें जोर सिंह, लाड़ोबाई, रमेश कटारिया, शेर सिंह और सुभाष भील। अब इन सब से अलग मैंने आपको एक क्या नाम बताया था? पेमा फात्या। क्या नाम बताया था? पेमा फात्या। तो ये आपको याद रख लेना है पेमा फात्या जी के विषय में। ये कौन है? तो भूरीबाई हैं, भारत भवन में इन्होंने डिजाइनिंग की है। इनकी भी कहानी बहुत प्रेरणा स्रोत मतलब दायक है कि ये कैसे वहां पहुंची, इनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे, लेकिन जो स्वामीनाथन साहब थे बहुत मशहूर चित्रकार, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर काम करिए, हम आपको जितने अभी रुपए मिलते हैं मजदूरी से उससे ज्यादा रुपए देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखें पुस्तकें, कुछ विद्वानों की पुस्तकें हैं भीलों के ऊपर, कुछ विद्वानों ने भीलों को कुछ कहा है, ये पूछे जा सकते हैं। आजकल क्या है कोटेशन वगैरह वाक्यांश पूछ रहे हैं प्री में भी।
तो देखें द भील आ स्टडी टीवी नायक की किताब है, नायक साहब की क्या किताब है, भीलों के ऊपर अध्ययन। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया डॉक्टर मजूमदार की किताब है। इसके अलावा वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया रॉनी, किसकी किताब है, रॉनी की। राउनी भी पढ़ सकते हो, रॉनी भी पढ़ सकते हो, मैं रॉनी पढ़ता हूं तो आप इसमें ऑफेंड ना हो। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अब देखें विद्वानों के मत, तो विद्वानों में कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र बोला, टॉलमी ने तीरंदाज बोला, ठीक है, फ्लाइट भी आ सकता है। अब ये देखो बहुत फेमस चीज आ गई है भीली गुड़िया, और ये बहुत फेमस आ गया है, जो लोग खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गा जीआई टैग प्राप्त है, और छत्तीसगढ़ के संग बहुत होड़ मची थी, छत्तीसगढ़ बोला था कि ये हमारे यहाँ का है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही फिर ये जीआई टैग जीता। अब देखो फैक्ट देखते हैं, अलीराजपुर जोबट की पंजा या फिर पुंजादरी, अब भीलों की पुंजादरी है, और याद कैसे रखेंगे, तो राणा पुंजा से याद रख लेंगे, दरी मतलब क्या है, कालीन मान लो, ठीक है। भीली गुड़िया बहुत फेमस है, कड़कनाथ मुर्गा भी बहुत फेमस है, इसका खून, इसकी हड्डी, अंडे भी देख रहे हो काले होते हैं, इसमें फैट का और कार्बोहाइड्रेट का अल्ट्रा लो परसेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बहुत अच्छा है, जीआई टैग प्राप्त है, मैंने आपको बताया। झाबुआ में विश्व की पहली भीली भाषा की फिल्म फैसला बनाई गई थी। फाइरे फाइरे इनका रणघोष होता है, फाइरे फाइरे बोल दिया मतलब निकल लेना तुम लोग वहां से, क्योंकि क्या है, रणघोष है, पता चला धनुष बाण लिए हैं या फिर फालिया लिए हैं और गोफन लिए हैं, तो तुम क्या हो जाओ, जबरदस्ती के शहीद हो जाओ। अब देखो ये कुछ अलग से फैक्ट हैं, भादवा माता मंदिर कहाँ पर है, तो नीमच में है। ये भादवा माता भीलों की कुल देवी हैं, तो भील लोग यहाँ पर जाते हैं, बहुत आस्था का केंद्र है। जालपा माता मंदिर राजगढ़ में, भील शासकों ने बनवाया। भील पांडा मतलब सम्मान सूचक शब्द है, भील पांडा, ये किसको बोलते हैं, तो जो घुड़सवार को निपटा देता है किसमें, लड़ाई में, तो उसको बोलते हैं कि भैया पांडा, भील पांडा। आगे देखो बहुत सारे भील राजा हुए, मैंने आपको बताया जो भील किंगडम था पहले, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिवाइव करने के लिए अपनी संस्कृति बना रहे थे, क्या, भील प्रदेश। तो राजाओं के नाम पर जगह के नाम पड़े हैं, वो देख लेते हैं। राजा आलिया भील के नाम पर रतलाम की आलोट की स्थापना हुई। सत्ताजी के नाम पर जो मंदसौर का सीतामऊ है, वो इन्हीं के संस्थापक हैं, सत्ताजी। महेड़ा जो उज्जैन का महिदपुर है, वो महेड़ा के नाम पर है, राजा महेड़ा। इसके बाद देखें कोटा जो है, जो कोचिंग हब है, जहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल आत्महत्या कर रहे हैं डिप्रेशन में आके, कोट्या भील। बांसवाड़ा ये भी राजस्थान में, बांसिया भील। डूंगरपुर डोंगरिया भील, तो ये सारे नाम भील से बहुत रिलेटेड हैं और भीलों के राजा के नाम पर ही पड़े हैं, तो ये याद रखना है। बेणेश्वर मेला भीलों का कुंभ कहलाता है। और एक जो आपकी माही नदी है, माही नदी तंत्र है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, धार के सरदारपुर से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नदी है, ये राजस्थान में जाती है, गुजरात में निपट जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो जाखम और सोम नदियों से जब ये मिलती है, तो यहां पर क्या होता है, मेला लगता है, और ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो ये हो गया आपका भीलों से संबंधित सारे फैक्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।